हाँ जी, तो पहले इंट्रो कर लें। तुम लोगों का भी इंट्रो कर लेंगे थोड़ा थोड़ा सा, ताकि तुम लोगों का भी नाम जान लेता हूँ। और ऑनलाइन वालों तुम भी नाम देख लो यहाँ पे कौन कौन है, कभी तुम्हारा ऑफलाइन आना जाना हुआ यहाँ पर तो यस, तो नाम सबके पता रहने चाहिए। हाँ जी, ऑनलाइन वालों को रहे ना रहे, मेरे को एटलीस्ट रहने चाहिए। यस, हाँ यश, ओके यश, एक क्लास में यश जरूर होता है। हाँ हाँ हाँ, बताओ यश। ओके, बीबीए सेकेंड ईयर फ्रॉम महर्षि अरविंद। हाँ हाँ, मैं समझ गया, महर्षि अरविंद जो सर्किल के पास में है। हाँ, जो सर्किल के पास में है, ठीक है। ओके, चलिए बीबीए कर रहे हैं आप, तो फिर बीबीए करते करते सीएमए का ख्याल कैसे? फाउंडेशन तो हो ही गया ऑब्वियसली, हाँ क्योंकि सेकेंड ईयर है। हाँ, तो सीएमए साथ साथ, बीबीए के साथ सीएमए दोनों, और बीबीए के बाद एमबीए भी। ओके ओके, चलिए, मतलब फ्रंट फुट पे आके अपने को सीएमए के लिए बैटिंग करना है, ठीक है। ओके ठीक है, और फाउंडेशन का रिजल्ट अवेटेड है सबका ही, कब आने का है? 31 से पहले पहले, चलो ठीक है यश। ओके, और कुछ अकाउंट कैसा लगता है? अच्छा बढ़िया, बेस्ट और फेवरेट, चलो फिर बहुत ही बढ़िया, फिर मेरे को भी अच्छा लगेगा। हाँ, यश के बाद नेक्स्ट समय। ओके, समय, ओके, विच ईयर? सेकेंड ईयर। ओके, फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे दिया, ठीक है। अकाउंट कैसा लगता है? समय अच्छा लगता है, वेरी गुड। हाँ, सिया, मतलब नाम यूनिक यूनिक आ रहे हैं ना, समय, हाँ सिया, ठीक है। बीकॉम थर्ड ईयर, आपने फाउंडेशन नहीं दिया, प्रोविजनल बेसिस पर। ओके, बीकॉम थर्ड ईयर अभी देंगे, तो फिर आपका अटेम्प्ट जून में लग जाएगा पक्का? होप सो, ठीक है, तैयारी तो कर लेते हैं, प्रिपरेशन तो कर लेते हैं। ओके, अकाउंट बीकॉम में पढ़ा था क्या? बीकॉम में ऐसे नहीं होता, ऐसे कोई पढ़ता ही नहीं है बीकॉम के अंदर, इसलिए बोला। फर्स्ट ईयर तो कोरोना में निकल गया होगा, ठीक है ना। हाँ तो हाँ 12th तक, हाँ ये बात अच्छा हुआ कि आपका 11th-12th अच्छे से निकला हुआ है, वरना कोरोना वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका तो 11th-12th भी भगवान भरोसे निकला हुआ है, ठीक है सिया। हाँ, वैदेही, देखो मैंने कहा ना यूनिक यूनिक नेम है यहाँ इस क्लास में। कोई बात नहीं, लगने दो, मेरे पास कोई, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, तुमको कोई जल्दी है? हाँ, मेरे को कोई जल्दी नहीं, मेरे को ओवरव्यू कितने टाइम में देना है वो मेरे पे डिपेंड करता है, टेंशन नहीं। 12th और फाउंडेशन दिया, ठीक। अकाउंट बेस्ट। अक्षिता, बीकॉम ऑनर्स, ओके वेरी गुड, और अब सीएमए कर रहे हैं, चलो बढ़िया बढ़िया है। अक्षिता, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेरणा, और बीकॉम फ्रॉम महारानी, थर्ड ईयर, ओके, और फाउंडेशन के साथ ही दिया था, ठीक है। प्रेरणा, सेकेंड ईयर, ठीक, ओके, और आप इसके साथ ही, मतलब प्रेरणा, अच्छा अच्छा, थर्ड ईयर सेकेंड ईयर, ओके। रक्षा, प्रेरणा, और देखो धीरे धीरे नाम याद करने की कोशिश करूंगा, एक दो दिनों में याद हो जाएंगे। हाँ, काजल, आप भी यही थे ना? हाँ, बीकॉम सेकेंड ईयर, ओके, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हाँ हाँ, खुशी का बीकॉम टॉपर सेकेंड ईयर। अच्छा ऐसा नहीं है ठीक है, ओके खुशी। हाँ, ये लोग बना रहे थे ना तुमको आते ही, इनकम टैक्स में, ओके चलो बढ़िया बढ़िया है। और अकाउंट में? 11th-12th में अच्छी थी, ठीक है खुशी, कोई ना, देखते हैं, जिसकी अच्छी नहीं थी वो क्या हो जाएगी अब? हाँ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अकाउंट्स मैं पढ़ाऊंगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंड आई एम सीए अखिलेश महेश्वरी। एएम लिखा हुआ था ना तुम्हारे, उसकी फुल फॉर्म अखिलेश महेश्वरी, ठीक है। चलिए, हाँ अब देखते हैं आगे। हाँ, अतिशय, ओके, फर्स्ट ईयर,
फ्रॉम द ओके, दिस ईयर यू क्लियर्ड फर्स्ट ईयर, ओके, यू आर परस्यूइंग फर्स्ट ईयर दिस ईयर, ओके ठीक है। और फाउंडेशन एग्जाम दिए हुए हैं, यहीं से दिया था, ओके चलिए ठीक है। क्या नाम? अतिशय। हाँ जी, ऋतिक, हाँ तुमको जानता हूँ, ठीक है ना। और दिव्यांश, ऋतिक, दिव्यांश और निशांत, ये भी यही है ना? अच्छा ये नहीं है, ओके ठीक है। ऋतिक, दिव्यांश और निशांत, ठीक है। धीरे धीरे याद करूंगा, फिर बता देना भैया। हाँ अच्छा अच्छा, ऐसा बोलना है क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है, डन डन। और ऑनलाइन वालों, तुम में कोई खास बात फटाफट बता सकते हो? हाँ, कोई अपने बारे में कुछ बताना चाहता है जिससे मैं तुमको जान जाऊं? अदिति, आर्यन, देवा, धारवी, हर्ष, जयश्री, जयंत, कृति, लवीना, लोकेश्वर राव, मिशिका, मुस्कान, नारायण, नितेश, साहिल, संजय, शिवम, शुभम, सिद्धार्थ। अच्छा नारायण, ओके ठीक है, आप भी वही हैं शायद नारायण। हाँ जी, चलो खैर कोई ना, धीरे धीरे ऑनलाइन वालों मैं तुमको ही जाऊंगा। अच्छा, ऑनलाइन वालों को मैं कैसे जानूंगा पता है? नाम से तो बोलूंगा, क्लास में बार बार नाम किनके बोलूंगा? ऑनलाइन वालों के ही बोलूंगा। ऑफलाइन वालों को तो मैं फेस टू फेस देख रहा हूं, तो ऐसे आंखों से बोल दूंगा कि हाँ वो दिव्यांश को देख रहा हूं, ओके। लेकिन हाँ, ऑनलाइन वालों के मैं नाम बोलूंगा, और ऑनलाइन वाले क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेरे को क्या करेंगे, आंसर करेंगे, मैसेजिंग करेंगे। जब जब क्वेश्चन होगा, प्रैक्टिकल है अपना पूरा, तो क्या करना होगा आपको? आंसरिंग तो करना होगा। और जितनी ज्यादा बार उनके क्या होंगे, ऑब्वियसली आंसर आएंगे, उतना ज्यादा वो उसका नाम रिपीट होगा और मेरे को याद हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन वालों, अब आप आदत डाल लो मैसेजिंग करने की। फाउंडेशन में आप करते थे, नहीं करते थे, बट हाँ अब आपको क्या करना है, प्रॉपर मैसेजिंग करना है। और आपको तो फायदा भी है मैसेजिंग करने से, टाइपिंग अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपका जो लॉ का पेपर है या ऑडिट वगैरह है, एसएम वगैरह है, वो आपको पूरा क्या करना होगा, ऑनलाइन एग्जाम है तो सारा आपको क्या करना है, वहाँ पर टाइप करना है, तो टाइपिंग अच्छी हो जाएगी। तो बस ऑनलाइन वालों रेडी रहना मेरे साथ साथ। अब अपन चलते हैं पेपर का इंफॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले मैंने अपना इंफॉर्मेशन दे ही दिया आपको कि भैया मैं कौन हूँ, और अब मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, आपका पेपर नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सबसे पहला पेपर है आपका ये। पेपर नंबर 5 क्यों रखा है नाम? 4 फाउंडेशन में हो गए थे, इसलिए कोई बीकॉम से आया तो उसको बता देते हैं कि इसका पेपर नंबर 5 क्यों है। ये तो फर्स्ट पेपर, लेकिन 4 फाउंडेशन में काउंट हो गया, नाउ 5th वन है। तो 5 से लेकर टोटल 12 तक आपके इंटर के अंदर रहेंगे, और उसमें से जो दोनों ग्रुप ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उसको मैं क्लियर कर देता हूं कि आपका जो पेपर नंबर 5 है, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितने मार्क्स का? पूरे 100 मार्क्स का ये आपका पेपर रहेगा। और सेकेंड ग्रुप के लिए जो और प्रिपेयर कर रहा है, उसमें पेपर नंबर 10 जो होगा कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड एफएम, जिसमें जो एफएम वाला पोर्शन रहेगा 50 मार्क्स का, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और पेपर नंबर 12 कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, जिसमें कंपनी अकाउंट्स रहेगा आपका 50 मार्क्स का, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो टोटल, हाँ जी, टोटल 800 में से आपके 200 नंबर मेरे पास है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 100 मार्क्स, कंपनी अकाउंट्स 50 मार्क्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स। जिसमें हम आज जो बात करने के लिए आए हैं वो क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर नंबर 5। क्या क्या है सर इसके अंदर, देखते हैं। आज एक ओवरव्यू लेते हैं कि आखिर आपको पढ़ने को क्या क्या मिलेगा, सीखने को क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले, अभी भी ये सिलेबस कौन सा चल रहा है, 2016, अभी वो नया वाला है, वो आपके लिए नहीं, अभी आपको सिर्फ सिलेबस 2016 में ही डील करना है, तो कंफ्यूज मत होना। और इसके अंदर आपको जो सिलेबस स्ट्रक्चर दे रखा है वो 4 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर रखा है, ABCD, 25 40 20 15, ये प्रोपोर्शन दे भी रखा है इन लोगों ने। बट जब से ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुए हैं,
तब से इन हाँ नंबर जो फिक्स कर रखे हैं उसका कोई रोल नहीं रहा है। तो आप अपन ऐसा नहीं कह सकते अब कि हाँ ए सेक्शन है तो इससे 25 नंबर का आएगा, बी सेक्शन से 40 का आएगा। किसी भी चैप्टर से ज़्यादा पोर्शन भी दिया जा सकता है और किसी भी चैप्टर को हो सकता है वो टच भी ना करे। तो ऐसा कोई सीन अब नहीं है जब से ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं। पहले ये सब सेट पैटर्न था। तो खैर अपने को तो सब कुछ पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है। नाउ क्या क्या आएगा सर अपने को सेक्शन ए बी सी और डी के अंदर, देखते चलो। सेक्शन ए के अंदर जो आपका कवर होने वाला है, कहने को ये 25 नंबर का है। सेक्शन ए 25 मार्क्स। इसमें क्या रहने वाला है आपका, सबसे पहले जो बेसिक चैप्टर रहेगा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग्स, जिसमें आप क्या सीखेंगे मुझसे, आप जर्नल में एंट्री करना सीखेंगे। यस, जिसको जर्नल में एंट्री करना आता है वो बेस्ट है, जिसको नहीं आता वो मेरे साथ फिर से सीख लेगा। जर्नल सीखेंगे, लेजर सीखेंगे, ट्रायल बैलेंस भी होगा और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जस्ट लाइक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सिखाने के लिए ऑब्वियसली आपको क्या आना जरूरी है, जर्नल आना जरूरी है। तो चलो लगे हाथ पूछ ही लेता हूं, एक जर्नल एंट्री देखते हैं तुम्हारा जर्नल एंट्री कैसा है। किससे पूछें? यश, ओके यश बताएं। समय से पहले, समय मतलब हाँ समय से पहले मतलब समझ रहे हो ना, समय हाँ स्टूडेंट जो है तो समय आपका डेटर था। ओके, आपने इसको गुड्स सेल कर रखा था 10,000 रुपए का। अब समय से आपको क्या आने थे, पैसे मिलने थे, लेकिन समय से पैसे नहीं मिले। हाँ समय से पैसे नहीं मिले तो बैड डेट हो गया। तो आपने एंट्री कर दिया बैड डेट अकाउंट डेबिट टू समय। अब इन फ्यूचर समय बदला और समय ने आपको क्या कर दिए, पैसे लाके दे दिए। बताइए क्या एंट्री करेंगे, समय टू बैड डेट। ओके, ऑनलाइन वालों आप भी बता सकते हैं। और हाँ ओके, अदिति ने कहा कैश टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, क्या ये सही है? यस, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। इसीलिए मुझे जर्नल पढ़ाना पड़ता है वापस, इसीलिए मुझे जर्नल पढ़ाना पड़ता है वापस। यस, हाँ संजय, कोई बात नहीं यश, टेंशन नहीं। सर ऐसा क्यों हुआ, सुनिएगा। आपने थोड़ा अपना दिमाग लगाया कि उस एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है, सीख जाओगे मेरे साथ साथ। और हुआ क्या था, सबसे पहले समय को क्या हुआ था, समय स्पेलिंग करेक्ट है, ए और लगाना है क्या वापस? नहीं। तो समय को सबसे पहले गुड्स बेचा गया तो समय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर लगा कि समय से पैसे नहीं आएंगे तो यश ने अपनी बुक्स में एंट्री क्या कर दिया था, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू समय, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू समय। ओके, ऐसा करने से क्या हुआ, समय एक बार अपनी बुक्स में डेबिट हो गया और एक बार क्रेडिट हो गया। समय का अकाउंट अपनी बुक्स में क्लोज। अब फ्यूचर में अगर समय आपको पैसे लाके देता है तो आप क्या एंट्री करेंगे? सर पैसा आया है ना, जब भी पैसा आएगा कैश अकाउंट तो ऑब्वियसली डेबिट होगा। टू, समय नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि समय का अकाउंट तो हम क्लोज कर चुके हैं। अगर मैंने समय को क्रेडिट किया तो अभी समय का अकाउंट फिर से ओपन हो जाएगा, बट अभी मुझे समय से कोई लेना देना नहीं था क्योंकि मैंने माल बेचा और समय ने मुझे पैसे दे दिए। तो मेरे को समय का अकाउंट ओपन नहीं करना, मैंने पहले से बैड डेट अपना लॉस मान लिया था, तो अभी अपन इसको क्या कर देंगे, अपनी इनकम मान लेंगे और बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया? ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, तो इसीलिए मेरे को जर्नल पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, लेजर का भी बताऊं क्या कि लेजर क्यों पढ़ाना पड़ेगा? पढ़ाना पड़ेगा, देखो ठीक है। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन के लिए जरूरी क्या है कि आपको पता हो। अब गलती हुई ना, एंट्री मैंने पूछा और आपने गलती किया, लेकिन करेक्ट एंट्री कुछ और था, तो रेक्टिफिकेशन के लिए भी अपने को दिमाग में होना चाहिए कि भैया राइट एंट्री क्या होगा, रॉन्ग आपने क्या कर दिया, उसी के बेसिस पे तो क्या किया जाएगा, रेक्टिफाई किया जाएगा। उसी के बेसिस पे क्या किया जाएगा, रेक्टिफाई।
ओके हाँ जी, तो रेक्टिफिकेशन, अच्छा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और सर इस चैप्टर में और क्या सीखने को मिलेगा, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। सर ये क्या होता है, जस्ट लाइक मशीनरी खरीदा, तो मशीनरी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? वेरी गुड, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑनलाइन वालों आप भी आंसर कर सकते हैं, चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो ऑनलाइन वालों। आपने मशीनरी खरीदा और उसको क्या करवाया, इंस्टॉल करवाया। आपने मशीनरी खरीदा और उसको क्या करवाया, इंस्टॉल करवाया। तो जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होंगे, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, मशीनरी खरीदा उसको इंस्टॉल करवाया, इंस्टॉलेशन चार्जेस लग गए 10,000 रुपए। तो ये जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो, उसके लिए एंट्री क्या करोगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड 10,000 रुपए, बताइए एंट्री क्या करेंगे? बाद में देखेंगे कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू। ओके क्या नाम आपका? अर्पित, ठीक है अर्पित, ओके जो अच्छा गाना गाता है, यस हाँ मैं इसको इससे जानता हूं। ओके मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, ओके नितेश, ओके अदिति, बाकी ऑनलाइन भी आंसर कर सकते हैं फटाफट से। मशीन करेंगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस डेबिट करेंगे। सर फर्स्ट टाइम जब भी खर्चा होता है किसी फिक्स्ड एसेट्स पर, उसको इंस्टॉल करवाने का, ट्रायल रन का, वो उस मशीनरी एसेट में ही, उस फिक्स्ड एसेट में ही क्या होगा, ऐड होगा। तो एंट्री क्या होगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस ना होके क्या होता है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो दैट मीन्स आपने उसे क्या माना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना है कि रेवेन्यू? सर ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ये अपने को सीखने को मिलेगा। ओके धारवी, ओके नितेश, ये अपने को मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कहां सीखने को, रेवेन्यू एंड कैपिटल ट्रांजेक्शन के अंदर। ओके सर और कुछ सीखने को मिलेगा क्या इसमें? इसमें डेप्रिसिएशन भी आएगा। और एक चीज जो यहां पर दे नहीं रखी है बट अपने को पढ़ने को सीखने को मिलेगी, दैट इज बीआरएस। आपके मॉड्यूल में कहीं पर भी नहीं है बट उसके क्वेश्चंस आते हैं, तो बीआरएस भी हम सीखेंगे। तो ये फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का पहला पोर्शन रहेगा, बेसिक वाला, जो आपने पढ़ रखी चीजें वापस हम अपने वापस सीखेंगे। उसके बाद सेकेंड चैप्टर फंडामेंटल के अंदर ही, जिसमें टोटल 4 चैप्टर हैं। कौन कौन से? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, ये तीनों पढ़े हुए हैं ना हमारे। फाउंडेशन जिसने दिया है उन सब का पढ़ा हुआ है, और जिसने बीकॉम दिया उन्होंने भी कहीं ना कहीं पक्का आया होगा उन लोगों के। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर सबने पढ़ा हुआ है, ये हम वापस सीखेंगे, वापस पढ़ेंगे। अब हमें जो नया पढ़ना है इसमें से वो है इंश्योरेंस क्लेम, जो कि हम कल स्टार्ट कर देंगे। इंश्योरेंस क्लेम ये चैप्टर हम कल स्टार्ट कर देंगे। हालांकि बीकॉम में होता है बट आप लोगों ने, जिन्होंने बीकॉम नहीं किया उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम कभी नहीं पढ़ा। सर इस चैप्टर में क्या सीखने को मिलेगा? इस चैप्टर में 2 तरह के लॉस सीखने को मिलेंगे कल, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। हुआ क्या, गोडाउन है अपना, गोडाउन में स्टॉक पड़ा है, अब होगा क्या, इस चैप्टर में बार बार हर क्वेश्चन में क्या लगेगी, आग लगेगी। हाँ जी, अब हर क्वेश्चन में आग लगेगी तो क्या होगा, स्टॉक जल जाएगा, खराब हो जाएगा। अब अपने को उस स्टॉक के लिए क्या करना है, कितना क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से लेना है, उस क्लेम का कैलकुलेशन अपने को करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, एक और आएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट, उसमें क्या होगा, आग लगेगी तो क्या होगा, काम पे इफेक्ट आएगा, हम सेल नहीं कर पाएंगे, सेल नहीं कर पाएंगे तो हमारे प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो वो जो प्रॉफिट का नुकसान हुआ उसके लिए भी इंश्योरेंस करवाया जा सकता है। तो दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। ओके, तो ये कल सीखने को मिलेगा अपने को इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर में। नाउ कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर के बारे में बताना है थोड़ा बहुत। जॉइंट वेंचर क्या होता है, छोटा मोटा बिजनेस करना नहीं, हाँ बड़ा बिजनेस भी हो सकता है बट हाँ शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप हो गया। किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए क्या हुए हैं, 2 लोग साथ में हुए हैं, जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाएगा तू अलग मैं अलग। ओके, तो शॉर्ट टाइम पार्टनरशिप है। कंसाइनमेंट में क्या होता है, मैं राजस्थान से हूं, मेरे को गुजरात में क्या करना है, बिजनेस करना है, माल बेचना है, तो मैं क्या करूंगा, गुजरात में एक बंदे को अपॉइंट कर लिया, कहा कि देख भाई राजस्थान से मैं माल भेजूंगा, तुम क्या करना, गुजरात में माल बेच देना, बदले में मैं तुमको क्या करूंगा, कमीशन दूंगा, बदले में मैं तुमको कमीशन दूंगा। तो मैं कंसाइनर, वो कंसाइनी। ओके, और इस पूरी प्रोसेस में हमने नाम क्या दिया इसे, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग
बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी समझते हो, BR, BP। ऐसा कोई बंदा है जिसने कभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं पढ़ा हो? ऐसा कोई होगा नहीं। मैंने माल बेचा यश को, यश ने कहा पैसे देंगे, मैंने कहा पैसे तो 2 महीने में दे देना, लेकिन एक काम करो अभी मेरे को क्या कर दो, एक बिल दे दो, BR दे दो। तो मैं बिल ड्रॉ करूंगा और यश से क्या करवा लूंगा, साइन करवा के अपने पास रख लूंगा। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है कि एक तो मेरे पास प्रूफ हो गया कि यश को मैंने माल बेचा, यश का साइन किया हुआ लेटर मेरे पास है। दूसरा हो सकता है मुझे अगर कभी पैसे की नीड हो तो मैं उसे बैंक से जाके क्या करवा सकता हूं, डिस्काउंट करवा सकता हूं। और हो सकता है मुझसे भी कोई पैसे मांगता हो, मान लो ये ऋतिक मुझसे पैसे मांगता हो, तो मैंने वो बिल ले जाके क्या कर दिया, हाँ जी, वो बिल ले जाके क्या कर दिया, ऋतिक को दे दिया, एंडोर्स कर दिया। तो मान लो 10,000 रुपए का बिल था और 10,000 रुपए मुझसे ऋतिक मांगता था, वही बिल मैं क्या कर दूंगा, ऋतिक को ले आके दे दूंगा। तो ये सब चीजें अपन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपके पास जो चैप्टर आएगा वो होगा कौन सा, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स किस किस के सर? फाइनल अकाउंट्स आएंगे प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, NPO आएगा, और आएगा क्या, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। प्रॉफिट ओरिएंटेड मतलब कोई भी बिजनेस जो प्रॉफिट मोटिव से रन कर रहा है उसके देखेंगे हम। और फाइनल अकाउंट्स बोले तो ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। NPO क्लब, सोसाइटीज वगैरह, एजुकेशन सोसाइटी वगैरह, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह, इनका अकाउंटिंग देखेंगे। इनका अकाउंटिंग अलग क्यों रखा, ये प्रॉफिट मोटिव से नहीं होते, हाँ ये वेलफेयर इनका जो होता है वो पर्पस होता है, और इनके जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो भी अलग होते हैं, इनकी इनकम्स अलग होती हैं। ये कोई माल नहीं बेचते जनरली, ये माल नहीं बेचते जनरली, ये माल नहीं बेचते। हाँ मैं अपने मेंबर्स को कभी कभी क्या किया जाता है, सेल आउट किया जाता है, बट जनरली ये माल नहीं बेचते। तो इनकी इनकम का मेन सोर्स क्या है, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, ये सब इनसे चार्ज किया जाता है, लेगेसीज वगैरह ये सब इनसे चार्ज किया जाता है। यस। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्या होगा, यहां पे क्या सीखने को मिलेगा, ये जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं ना, जो प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं रखते हैं, ये सारे डेटा पूरा डेबिट क्रेडिट थोड़ी ना मेंटेन करते हैं, नहीं ये पूरा डेबिट क्रेडिट मेंटेन नहीं करते, तो इनकी अकाउंटिंग यहां पे सीखने मिलेगा। ये लोग क्या करते हैं, कैश बैलेंस को मेंटेन कर लेते हैं और कुछ कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन कर लेते हैं। कैश बैलेंस को मेंटेन कर लेंगे और कुछ कैपिटल अकाउंट, जैसे कि किसी से भी पैसा, जैसे ये खुशी है, खुशी उधार लेके गई तो हम क्या लिख लेंगे, नाम, खुशी का नाम लिख लेंगे, तो वो क्या होती है, इनकम्प्लीट है, कुछ पार्ट रिकॉर्ड किया गया, कुछ पार्ट रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो उस इनकम्प्लीट डेटा से कैसे हम कंप्लीट करेंगे डेटा और कैसे अपना ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट वगैरह बनाएंगे, तो ये अपने को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में सीखने को मिलेगा। चलिए, ये हालांकि प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन आप पहले से पढ़ चुके हैं, राइट। तो अब एक बात मुझे बता दो फटाफट से, थोड़ा इंटरेस्ट के लिए एक बात बताइए, क्या कभी तुमने नाम सुना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम? तो मुझे बताइएगा, अनअर्न्ड इनकम आपकी एसेट है या लायबिलिटी? अनअर्न्ड इनकम आपकी एसेट है या लायबिलिटी? फटाफट से मैसेज आना चाहिए ऑनलाइन वालों, देखता हूं कौन कौन मैसेज करता है। अनअर्न्ड इनकम आपकी लायबिलिटी है या एसेट? एसेट है, लायबिलिटी है, ओके। यहां पर भी अदिति ने कहा लायबिलिटी, नितेश ने कहा लायबिलिटी, आर्यन ने कहा एसेट, सिद्धार्थ लायबिलिटी, शुभम, कृति, लोकेश्वर लायबिलिटी। लायबिलिटी कहने वाले ज्यादा हैं, ओके। लायबिलिटी श्योर? कौन कौन एसेट बोल रहे हैं? ओके, 2-4 जन हैं जो एसेट बोल रहे हैं, बाकी सब लायबिलिटी। अच्छा, एक्रूड इनकम क्या है, एसेट या लायबिलिटी? अरे वाह, तुमको तो वाकई में अच्छा लगता है अकाउंट। तो एक स्लोगन याद रखना जिसको याद नहीं है, OU तुम लायबिलिटी हो, पा तुम्हारी एसेट है, स्लोगन है, OU तुमको नहीं बोला, ठीक है ना। OU तुम लायबिलिटी हो, पा तुम्हारी एसेट है, पा को कभी लायबिलिटी मानने की गलती मत करना, जीवन का सार भी बताया मैंने ना। OU तुम लायबिलिटी हो, पा तुम्हारी एसेट है, पा को कभी लायबिलिटी मानने की गलती मत करना। कहने का मतलब क्या है भैया, OU तुम लायबिलिटी हो, पा तुम्हारी एसेट है। OU मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड अनअर्न्ड इनकम, एंड पा तुम्हारी एसेट है, बोले तो प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम। अच्छा था ना, हाँ, जीवन का ज्ञान दिया मैंने तुमको आज पहली क्लास में, भूलना नहीं। ओके, आगे तुम भी दोगे?
हाँ ओके, ओ यू तुम लाइब्रेरी हो, पा तुम्हारी एसेट है। अभी भूलोगे तो नहीं ना कभी भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आपको सीखने को मिलेगा क्या, पार्टनरशिप अकाउंट। सीखा है 12th के अंदर? हाँ सर, सब कुछ देखा, एडमिशन भी है, रिटायरमेंट भी है, डेथ भी है और डिसोल्यूशन भी है, सब कुछ है। और आगे के 2 पार्ट और है, वो अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना आए हैं ना आएंगे। कन्वर्जन, पार्टनरशिप हमको कंपनी में कन्वर्ट करना वगैरह वो सब नहीं पढ़ना। तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, ये पार्टनरशिप का पूरा रहेगा वापस, मतलब 12th वापस पढ़ाया जा रहा है आपको। ओके, फिर सेक्शन सी के अंदर क्या रहने वाला है सर हमारे पास? सेक्शन सी टोटल आपके पास 5 चैप्टर्स हैं। इसमें सेल्फ बैलेंसिंग लीजर्स है, रॉयल्टी अकाउंट है, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम है, ब्रांच अकाउंटिंग है और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है। बहुत आसान पार्ट है ये वाला सेक्शन। ब्रांच को थोड़ा सा अलग होता है, ब्रांच का अकाउंटिंग थोड़ा सा फिर भी अलग होता है, बाकी सारे बहुत आसान है। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में आपको क्या सीखने को मिलेगा? सेल्फ बैलेंसिंग, ये कभी नहीं देखा ना तुम लोगों ने, कभी नहीं सुना? हाँ, बीकॉम वालों ने फिर भी सुन रखा होगा। तुमने कभी सुना है जर्नल के, जब हमारे पास अकाउंटिंग बहुत ज्यादा होती है, जर्नल बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, कुछ सब्सिडी बुक्स बना लेते हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, ताकि परचेज से रिलेटेड सारे डेटा परचेज बुक में आ जाए, सेल्स से रिलेटेड सारे डेटा सेल्स बुक में आ जाए। वैसे ही हम सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में क्या करेंगे ना, हम यहां पर एक से ज्यादा लेजर बना देंगे। सर लेजर क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, लेजर और अकाउंट में डिफरेंस क्या है? लेजर में सारे अकाउंट होते हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं लेजर इज अ बुक ऑफ अकाउंट? लेजर इज अ बुक ऑफ अकाउंट, एक ऐसी बुक जिसमें अकाउंट्स ही अकाउंट्स मेंटेन है, उस बुक का नाम क्या है? लेजर है। तो यहां पर हम क्या करेंगे ना, सिर्फ एक लेजर नहीं बनाएंगे, यहां पर हम 3 लेजर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डेटर्स बहुत ज्यादा हैं, तो हम डेटर्स लेजर सेपरेट बनाएंगे, सारे डेटर्स का रिकॉर्ड इस बुक में रखा जाएगा। क्रेडिटर्स लेजर को सेपरेट बनाया जाएगा, क्यों? क्योंकि सारे क्रेडिटर्स को हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। और एक बनाया जाएगा जनरल लेजर, बाकी बचे हुए सारे के सारे अकाउंट्स यहां पर बनेंगे। अब दिक्कत यह हो गई कि यहां पर तो सारे इंडिविजुअल अकाउंट्स है, किसके? डेटर्स के, तो सारे के सारे डेबिट बैलेंसेज हैं, राइट? डेटर्स तो डेबिट बैलेंसेज होगा, किसी किसी से कभी कभी क्रेडिट बैलेंस हो सकता है अगर उसे एडवांस रिसीव हो रखा हो। क्रेडिटर्स लेजर, यहां पे क्या बनाओगे? ऑल इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑफ क्रेडिटर्स बनाया जाएगा कि भैया ऋतिक का बना दिया, दिव्यांश का, दीपांश का बना दिया, दिव्यांश, ओके दिव्यांश का बना दिया, ठीक है। यहां सारे क्रेडिटर्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स होंगे। जनरल लेजर में क्या होंगे? बाकी सारे अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स है वो सब यहां पे बनेंगे। अब प्रॉब्लम ये हो गई, यहां पर सिर्फ और सिर्फ डेबिट बैलेंसेज हैं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट बैलेंसेज है। यहां पर है तो सही डेबिट प्लस क्रेडिट बैलेंसेज, लेकिन क्या सारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेज है? नहीं सर, डेटा क्रेडिट तो उधर रह गए। तो प्रॉब्लम कहां आ रही है सर? ट्रायल बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा? बिना सारे लेजर बैलेंसेज के क्या ट्रायल बैलेंस बन पाएगा? नहीं। तो किसी एक पर्टिकुलर लेजर में आप सारे अकाउंट्स के बैलेंसेज नहीं है, तो क्या उससे ट्रायल बैलेंस बना सकते हो? नहीं। इसीलिए इसका हमने नाम दिया सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स। हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सारे अकाउंट्स हैं ना, सिर्फ डेटा क्रेडिटर्स को छोड़कर, तो क्यों ना हम यहां पर एक डेटा को रिप्रेजेंट करता हुआ अकाउंट्स, टोटल डेटर अकाउंट टाइप, टोटल डेटर अकाउंट टाइप, और यहां पर टोटल क्रेडिटर अकाउंट टाइप बना लूं, तो डेटर और क्रेडिटर के बैलेंसेस भी यहां पर आ जाएंगे। और अब मैं क्या कर सकता हूं? ट्रायल बैलेंस बना सकता हूं, देन P&L और बैलेंस शीट भी बन जाएगा। ऐसे ही मैं इनको भी क्या करूंगा, आगे चलकर मैनेज करूंगा, सेल्फ बैलेंसिंग। तो हम क्या कर सकेंगे, कुछ अकाउंटिंग करेंगे। बड़ा सिंपल चैप्टर है। जिसको डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बनाना आता है ना, आता है क्या तुमको डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बनाना? उसको ये चैप्टर आता है। जिसको डेटर और क्रेडिटर अकाउंट आता है अभी एट प्रेजेंट, उसको ये चैप्टर आता है। बोलने में बड़ा टफ है, अरे ये ऐसा होगा वैसा होगा, बट दिमाग कैसा चलेगा? सिर्फ और सिर्फ डेटर और क्रेडिटर अकाउंट। जिसको डेटर क्रेडिटर आता है उसको ये चैप्टर भी आता है। खैर आगे चल के देखेंगे कि 3 लेजर कैसे बनेंगे, कैसे उनको सेल्फ बैलेंस करके ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा। बताओ
क्या अब इससे आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हो क्या? यस और नो। बाकी सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस तो पहले ही से थे। अब मैंने क्या किया, ये यश था, इसको माल बेचा 10,000 का, ये समय था, इसको माल बेचा मैंने 15,000 का, टोटल 25,000 का हुआ ना। अगर मैं यहाँ पे टोटल 25,000 के डेटा रिकॉर्ड कर दूं तो डेटा के बैलेंसेस भी यहाँ पर आ गए। ऐसे ही क्रेडिटर्स के सारा टोटल करके क्रेडिटर्स के बैलेंस भी यहाँ लिख दूं तो क्रेडिटर्स के बैलेंसेस भी यहाँ पर आ गए, और क्या हो जाएगा, हमारा अकाउंटिंग पूरा हो जाएगा। दैट इज सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। अब कैसे होगा, कौन कौन से अकाउंट्स खोले जाएंगे, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट, वो कैसे ओपन होंगे वो सब बाद में सीखेंगे। ओके नेक्स्ट, रॉयल्टी अकाउंट। गाने सुनते हो, अच्छे लगते हैं क्या? अच्छा हाँ, उसके नहीं सुनते क्या? पीछे बैठा है वो मारेगा। हाँ ओके, तो गाने सुनते हो, अच्छे लगते हैं। तो ये जो गाने गाते हैं या जो लिरिक्स लिखते हैं, वो अपने लिरिक्स का या सॉन्ग का क्या करवाते होंगे? हाँ, कॉपीराइट वगैरह करवा लेते होंगे या पेटेंट करवा लेते होंगे, जो भी है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है वो जब रिकॉर्ड टी सीरीज वगैरह इन सबको देते हैं कि भैया तुम हमारा गाना सेल आउट कर दो, तो वो क्या करेंगे, जितनी भी सेल आउट होती है कॉपीज, उस पर क्या कर सकते हैं, पैसा चार्ज कर सकते हैं। दैट इज रॉयल्टी। मैं बुक लिखता हूं, सीरियस मत हो, नहीं लिखता हूं बट हाँ लिखता हूं, ऐसा मानो, ठीक है ना। मैं बुक लिखता हूं, ऑथर हूं, बीकॉम की बुक मैं लिखता हूं, आरबीडी वाली जो है उसमें 5 राइटर्स में जो 6 राइटर है जिसका नाम नहीं लिखा रहता वो मैं हूं, ठीक है। तो वो हाँ, लेकिन मुझे क्या मिलता है, मैं क्या करता हूं, अपना कंटेंट आरबीडी वालों को दे देता हूं, आरबीडी उस कंटेंट को क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। मैं जितनी भी कॉपी सेल होती है ना उस पर पैसा चार्ज करता हूं, दैट इज रॉयल्टी। ऐसे ही कोई एसेट है जो आपने यूज करने के लिए दे दिया किसी को, प्रोडक्शन के लिए, कोल माइन दे दिया, अब जितना प्रोडक्शन होगा उस पर आप क्या करोगे, पैसा चार्ज करोगे, दैट इज रॉयल्टी। तो यहां पर हम पढ़ेंगे रॉयल्टी की अकाउंटिंग, कि रॉयल्टी में कैसे एक लैंडलॉर्ड होगा, एक कैसे लेसी होगा, उसके बुक्स में कैसे अकाउंटिंग की जाएगी। नेक्स्ट, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट क्या होता है, एक तो क्या सामान खरीद के लेके आए और हैंड टू हैंड पैसा दे दिए, वो तो कैश दे दिया। हायर परचेज में क्या होगा, कभी सुना है तुम लोगों ने, मैं पैसा, हाँ ऐसे कोई एसेट खरीदने गया, एसेट का अमाउंट बहुत बड़ा था, मैं सारा का सारा पैसा कैश में नहीं देना, मैंने कहा भाई साहब कोई और ऑप्शन है क्या? कहा हाँ जी हमारे यहाँ हायर परचेज सिस्टम चलता है, इंस्टॉलमेंट नहीं, इंस्टॉलमेंट तो तुम सब जानते हो, ईएमआई वाला, ऑनलाइन तुम सब खरीदते हो, हर महीने पेमेंट करते हो, दैट इज इंस्टॉलमेंट सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम अलग होता है, इसमें भी लगता तो इंस्टॉलमेंट जैसा ही है बट कुछ अलग है। यहां पर मैं सबसे पहले क्या देता हूं, देखो भाई साहब पूरा पैसा तो नहीं है, एक काम करो हैंड टू हैंड थोड़ा पैसा तो ले लो, दैट इज डाउन पेमेंट, दैट इज डाउन पेमेंट। मैंने कहा एक काम कीजिए, आप कैश में मुझे कितने में दे रहे हैं? बंदे ने कहा कि बुक वाला, दुकानदार ने बोला कि देखो कैश में लेना है तो 1 लाख में ले लो, और अगर इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो, एचपी सिस्टम पे दे रहे हो, तो एक काम करो डाउन पेमेंट मुझे दे दो 30,000 रुपए, और फिर आप मुझे 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा दे देना। 3 इंस्टॉलमेंट कितने की? 30 30 30, ओके। टोटल कितना पैसा आपसे कलेक्ट कर लिया गया? एसेट तो 1 लाख की थी, आपसे 20 कलेक्ट किया गया, करेगा ही, आपसे पेमेंट भी तो धीरे धीरे ले रहा है, तो ये जो 20,000 एक्स्ट्रा ले रहा है दैट इज इंटरेस्ट, दैट इज इंटरेस्ट। ओके, जब आप तीनों इंस्टॉलमेंट का पैसा दे देंगे ना तो मैं आपको ओनरशिप ट्रांसफर कर दूंगा, दैट इज हायर परचेज सिस्टम। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होता है, ओनरशिप पहले ही ट्रांसफर हो जाती है, इमीडिएट ट्रांसफर हो जाती है, बट हायर परचेज में जब आप सारी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देंगे तब आप उस एसेट के ऑनर बनेंगे। क्लियर है? दिस वन इज हायर परचेज। तो देखेंगे अकाउंटिंग कैसे होगा हायर वेंडर की बुक्स में जो बेचने वाला है, और हायर परचेजर की बुक्स में जो खरीदने वाला है, सिंपल। उसके बाद जो आप देखेंगे हम पढ़ेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। एक ही कंपनी है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट के अंदर मैनेजर है, क्या नाम? प्रेरणा, ओके। एक में मैनेजर है प्रेरणा, एक में है रक्षा, और एक में है काजल, ओके। 3 डिपार्टमेंट है, तीनों डिपार्टमेंट के याद रखने का तरीका है ना, मेरा को नाम याद रख लूंगा ऐसा, प्रेरणा, काजल और रक्षा, 3 है, और तीनों डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर हैं। अब ये तीनों डिपार्टमेंट के मैनेजर क्या चाहते हैं, अच्छा इनको अपन लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनी है, और हाँ आप खुश हो ना, हाँ अपनी कंपनी है, ओके, और ये तीनों मैनेजर हैं, और इनको अपन क्या करते हैं, हर डिपार्टमेंट वाइज क्या करते हैं, जितना ये प्रॉफिट कमा के देंगे ना हम उसको
कमीशन उस बेसिस पे देंगे। तो मान लो अपन कहते हैं हम इनको 10% कमीशन देंगे जितना प्रॉफिट कमाओगे। तो अब क्या अपने को डिपार्टमेंट वाइज अकाउंटिंग रखना जरूरी होता है कि नहीं होता? यस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का हम क्या चाहेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो अपन क्या करेंगे, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग अकाउंटिंग करेंगे। तो जो हमारा ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनेगा ना, वो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग P&L कैसे बनाएगा, डिपार्टमेंट वाइज बनाएगा। डिपार्टमेंट ए में कितना प्रॉफिट, डिपार्टमेंट बी में कितना और डिपार्टमेंट सी में कितना। बड़ा आसान है, जिसको ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट आता है उसको डिपार्टमेंट अकाउंटिंग भी आ जाएगा। बस क्या करना है, एक की जगह क्या करना है, 3 डिपार्टमेंट का बना देंगे। ओके, ब्रांच में क्या होगा भैया, DCC बड़ा अच्छा चल गया, हमने क्या कर ली, एक और ब्रांच ओपन कर ली, ठीक है ना। तो दैट इज ब्रांच अकाउंटिंग। अब DCC की को जो DCC का जाएगा ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, वो तो एक ही जाएगा ना, बट ब्रांच तो क्या है, एक हेड ऑफिस हो गया, एक ब्रांच हो गया। तो क्या होगा, दोनों को मिला के बनाया जाएगा ना। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि किस तरीके से हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में ट्रांजेक्शन्स होते हैं और कैसे उनको डील किया जाता है HO की बुक्स में, हेड ऑफिस की बुक्स में, ये ब्रांच में सीखेंगे। एंड लास्ट वन जो आएगा आपका सेक्शन D, उसमें क्या रहने वाला है, एक तो थ्योरेटिकल चैप्टर रहने वाला है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो जितने भी पास्ट क्वेश्चंस आए हैं बस वो याद करके जाने हैं और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, क्वेश्चन जरूर आता है 6 नंबर का थ्योरी, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं थ्योरी को करना, बट फिर भी पढ़ के जाना है। कभी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमको ना आया, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन कभी ऐसा फंस गए तो उस केस में हमको बचाता कौन है, थ्योरी वाले क्वेश्चन ही बचाते हैं। तो ऐसा नहीं कि पढ़ के नहीं जाना, बहुत टाइम है, आराम से पढ़ के जाना, छोड़ के तो कुछ जाना ही नहीं है। ओके, बट हाँ, इसके भरोसे नहीं जाएंगे हम लोग, प्रैक्टिकल पे भरोसा रखेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही करके आएंगे, पूरे नंबर लेकर आएंगे। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्या रहने वाला है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रहने वाले हैं। AS1, AS2, AS7, AS9 और AS10। 6 नहीं है, हट चुका है, AS6 की जगह ही क्या आ चुका है, AS10 हो चुका है, उसी में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है। ओके, रिवाइज AS10 बोला ना, AS6 and 10 has been revised by revised AS10। तो AS1 है, 2 है, 7 है, 9 है और 10 है। AS कुछ सब, AS क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये आप ऑलरेडी चीजें पढ़ चुके हो, बस आपको पता नहीं है कि आपको वो रूल कहाँ से लिखा हुआ है और कहाँ पे फॉलो करते हो। वो सब रूल्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। जैसे कि स्टॉक को किस पे वैल्यू करना चाहिए, कॉस्ट या मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। वेरी गुड प्रेरणा, ये रूल कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा ऋतिक, वेरी गुड। हाँ, AS2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वहां पे लिखा हुआ है कि भैया स्टॉक को किस पे वैल्यू करना चाहिए, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो बस जो हमने पढ़ रखा है वही चीजें क्या की जाएगी, वापस यहाँ पे देखी जाएगी। AS10 किसका है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, फिक्स्ड एसेट्स के लिए, कि फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंटिंग कैसे होगा, रिवील करेंगे तो कैसे होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। AS9 यहाँ लिखा हुआ है क्या, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कि कब आप अपनी बुक्स में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे आप माल बेचते हो, कैश में बेचते हो तो भी सेल रिकॉर्ड कर लेते हो, उधारी बेचते हो तो भी रिकॉर्ड कर लेते हो, क्योंकि AS9 में लिखा हुआ है कि भैया अगर आपके पास कैश आ जाता है तो भी रिकॉर्ड कर लो, और अगर आपके पास आपको रिसीव करने का, वो पैसा रिसीव करने का राइट आ जाता है तो भी आप बुक्स में सेल्स रिकॉर्ड कर लो। अच्छा, इसको सेल्स रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे, बताना जरा। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, जानते हो, कभी नाम सुना है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस? क्या होता है ये गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस? हाँ जी, हाँ, मान लो ये ऋतिक की शॉप है, ऋतिक की क्या है, शॉप है, उस पे कौन आया, दिव्यांश। ओके, दिव्यांश आया। ऋतिक की शॉप क्या है पता है कैसी है, कुकर बेचता है। ओके, कुकर बेचता है, प्रेस्टीज कुकर, हाँ ऐसे इधर उधर वाला नहीं, प्रेस्टीज कुकर बेचता है। अब दिव्यांश आया, ऋतिक जानता है दिव्यांश को, तो दिव्यांश ने कहा भाई कुकर चाहिए। ऋतिक ने कहा ले जा, कि यार पक्का अच्छा है ना, घर पे जाके डांट तो नहीं सुननी पड़ेगी ना। तो ऋतिक ने टेंशन मत ले भाई, तू ले जा, भाभी जी को अच्छा लगे तो रख लेना, वरना वापस लौटा देना। ओके, दैट मीन्स ऋतिक ने जो माल बेचा वो कैसे बेचा, सेंट ऑन अप्रूवल। अब भाभी जी की अप्रूवल मिलेगी तो कुकर हाँ बिकेगा, वरना कुकर नहीं बिकेगा। तो क्या इसे सेल मानना चाहिए? जब तक भाभी जी की अप्रूवल ना मिल जाए तब तक इसे सेल नहीं मानना चाहिए। ये भी कौन सिखाता है, AS9 सिखाता है, रेवेन्यू
रिकॉग्निशन सिखाता है। क्लियर है वाली चीज? हाँ, एंट्री हम एक टाइम सेल की एंट्री कर सकते हैं, अगर सेल नहीं होती है तो सेल को हम रिवर्स कर देंगे। ठीक है, या तो भाभी जी की अप्रूवल मिल जाए, या 10 दिन बोला था भाई 10 दिन में बता देना, या फिर 10 दिन पूरे हो जाए, दोनों केस में हम क्या मान लेंगे, उसको सेल मान लेंगे। क्लियर है वाली चीज? ओके, चलिए, तो ये था आपका एक ओवरव्यू एफए का, कंप्लीट सेक्शन ए बी सी और डी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा भैया क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।